हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 है, यानी कि क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और उससे पहले कि कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं उसको नेचर में, यानी कि उसको उसका असली सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो पाया। और इस उससे भी पहले मैंने ये बताया था कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुकी हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि डायमेंशंस क्या होते हैं। हालांकि अगर आप 11 नहीं पढ़े हैं और कोई भी क्लास नहीं पढ़े उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ डायमेंशंस को एक बार बताऊँगा। और फिर उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि फोर्स जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे, यानी कि ये फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। ये जो फोर्स के एक्सप्रेशन का जो फार्मूला निकाले थे हम लोग, इस फार्मूले में हम लोग ये जानेंगे कि डायमेंशंस को कैसे हम लोग निकालेंगे अगर किसी में पूछ लिया तो। इस फार्मूले में के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ये इसकी वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ याद करना बहुत आसान है इसकी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है और इसके पावर में भी 9 है और दोनों पॉजिटिव में है। तो ये एक काफ़ी इजी इसका वैल्यू है याद करना। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशंस क्या होता है। तो डायमेंशंस देखिए, अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि डायमेंशन का मतलब होता है कि आयाम। आयाम यानी कि किस डायमेंशन में क्या चीज़ अवेलेबल है। जैसे अगर हम लोग बात करें 3 डायमेंशन का या फिर 2 डायमेंशन का या फिर 1 डायमेंशन का, इस तरीके से बात करते हैं तो इससे हम लोग क्या समझते हैं पहले ये देखा जाए। और क्या वो डायमेंशंस इस डायमेंशंस में क्या अंतर है ये दोनों में, ये जानते हैं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 डायमेंशन क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को एक लाइन में चला रहे हैं, यानी कि डायमेंशंस का मतलब आप इसको एक डायरेक्शन से ले सकते हैं कि डायमेंशंस को आप कैसे समझेंगे। यानी कि अगर एक डायमेंशन की बात हो रही है, कोई चीज़ अगर एक सीधी लाइन में चल रही है यानी कि एक डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 डायमेंशन वहाँ पे काम कर रहा है। और अगर कोई चीज़ 2 डायरेक्शन में चल रही है, तो एक ही चीज़ 2 डायरेक्शन में चल रही है, तो वहाँ पे 2 डायरेक्शन का काम चल रहा है, यानी कि 2 डायमेंशंस की बात होगी वहाँ पे। तो ये एक डायरेक्शन का तो हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ सीधी लाइन में अगर इस तरीके से चलती जाए तो ये बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन का यूज़ हो रहा है, इसलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये सीधी चीज़ को हम लोग 1 डायमेंशन बोलेंगे। लेकिन हम लोग इसके अलावा कोई और डायमेंशंस को देख नहीं पा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक लाइन के अलावा और कुछ नहीं देख पाएंगे आप। ये होता है 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में 2 डायरेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं ये देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास ये बोर्ड है, 2 डायरेक्शन को यूज़ करना है हमें एक साथ 2 डायमेंशंस के लिए। 2D को समझने के लिए आपको 2 डायरेक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। 2 डायरेक्शंस ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं DIR, और ऊपर पावर में जैसे N लिख दीजिए, तो ये इसका होता है शॉर्ट फॉर्म डायरेक्शन का। तो 2 डायरेक्शन का मतलब कि हमें एक डायरेक्शन इधर वाला यूज़ करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन इधर वाला यूज़ करना पड़ेगा। ये एक्स वाला डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर सीधे तरीके से इस तरीके से चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये 1 डायमेंशन का यूज़ हो रहा है, चाहे वो इधर की तरफ जा रहा हो चाहे वो इधर की तरफ जा रहा हो। लेकिन कोई चीज़ अगर इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये इस तरीके से बढ़ा आगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला डायरेक्शन भी आगे बढ़ा और थोड़ा सा ये वाला डायरेक्शन भी आगे बढ़ा, यानी कि दोनों डायरेक्शन की ओर, दोनों डायरेक्शन को लेके ये बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इसी तरीके से यहाँ पे जब आप इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा। इस डायरेक्शन की भी कोई यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और इस डायरेक्शन में भी कोई वैल्यू आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे मान लेते 1 है, यहाँ पे मान लेते 2 है, यहाँ पे मान लेते 3 है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ बढ़ा तो x वाले जगह पे 1 कदम आगे बढ़ा और y वाले जगह पे इसका 2 कदम आगे बढ़ गया। इस तरीके से ये एक चीज़ 2 डायरेक्शंस को यूज़ करता है। ये हो गया डायमेंशन। अब जब 3 डायमेंशंस की बात आती है तो हमें थोड़ा ये इसको बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए एक, और हाँ, हर समय ये भी बात ध्यान रखना पड़ता है कि जो डायमेंशंस होती हैं, जो चीज़ जो यहाँ पे ये x और y यहाँ पे जो चीज़ लिए गए हैं, ये एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन, इन दोनों के आपस में जो बीच में जो गैप रहेगा वो गैप एक फिक्स्ड रहता है गैप, और ये चेंज नहीं होता है। वो होता है 90 डिग्री का गैप, यानी कि ये
एक्स और वाई के बीच में, यानी कि दो डायमेंशंस या फिर दो डायरेक्शंस के बीच में जो साइंटिफिक रूप से जो कैलकुलेशन में हम लोग गैप इस्तेमाल करते हैं कितने एंगल का होना चाहिए, वो होता है 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर तीसरा डायरेक्शन भी हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि 3D को समझना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि एक डायमेंशंस को यानी एक डायरेक्शन को और इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्स वाई की जगह हम लोग एक और यूज़ करेंगे जिसको जेड कहेंगे, थर्ड डायमेंशन, और वो भी 90 डिग्री पे ही रहेगा ये दोनों से। तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका ये उंगली है इस तरीके से 3 उंगली, तो एक एक डायरेक्शन इधर की तरफ गया है, एक डायरेक्शन इधर की तरफ गया है, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये वाला जो है ये इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जो गया है ये वाई एक्सिस है, और ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये आपका जेड एक्सिस है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो गैप है वो 90 डिग्री का है, और इसी तरीके से ये दोनों के बीच में जो गैप है वो 90 डिग्री का है। ये देखिए 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री आपस में। तो इस तरीके से डायमेंशंस को अगर यानी कि यहाँ पे ये वाई है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक डायरेक्शन को बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। बाहर की तरफ यानी कि ये डायरेक्शन अब इस बोर्ड से निकल के ये दो डायरेक्शन, कभी भी कोई दो डायरेक्शन की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि वो पेपर की बात हो रही है, यानी कि किसी पेपर पे या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे आप उस चीज़ को मेज़र करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन जब भी 3 डायमेंशंस की बात आती है तो आपको तो 3 डायमेंशंस को समझने के लिए आपको पेपर से बाहर निकलना पड़ेगा, और पेपर से बाहर निकलने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेस में। अब आप स्पेस में कैसे जाएंगे? स्पेस से मतलब आप क्या समझते हैं? स्पेस का मतलब ये है कि जो खुला जगह है आपके आसपास वो स्पेस होता है। ये चीज़ जो हमारे आसपास ये सारी चीज़ें मौजूद है जहाँ पे हम अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ हम इस जगह पे हैं। इस स्पेस का मतलब ये हो गया है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप खड़े हैं, तो इससे ये रहेगा कि वो जगह खाली हो गया है। लेकिन जब आप उस जगह के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो वो जगह भर जाता है, यानी कि एक जगह को आपने घेर लिया। तो वो जो जगह घेरे हैं, जिस हिसाब से घेरे हैं वो हिसाब के, अब आप उस जगह को घेरे तो ऐसा तो नहीं है कि उस जगह को एक जैसे अगर हम एक चादर को यहाँ पे इस तरीके से खड़ा कर दें लंबे तरीके से, तो वो सिर्फ एक पतले लाइन को घेरेगा, ना कि एक पूरे स्पेस को घेरेगा, एक स्पेस के एक पतले लाइन को घेरेगा। लेकिन जब आप खड़े होंगे तो उस समय जो चीज़ घेराएगा उसमें आप जो है वो स्पेस के अंदर जो एक अंदर का पार्ट होता है, यानी कि एक तरीके से कहें तो एक बॉल है वो खाली है तो वो अंदर के पार्ट को नहीं घेरेगा, स्पेस उसके अंदर खाली जगह होगा। लेकिन एक भरा हुआ बॉल रहेगा, जैसे कि संतरा, वो भरा रहता है, ऊपर से गोल रहता है और अंदर से भी भरा रहता है, तो वो अंदर की चीज़ों को भी घेरेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग खड़े हो रहे हैं तो हम लोग स्पेस को घेर रहे हैं ऊपर से और अंदर से, ये दोनों तरफ से घेर रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं वॉल्यूम। जब कोई बाहर से और सरफेस से और उसके अंदर सरफेस के अंदर अगर वो चीज़ घेराव हो रहा है उस चीज़ का, तो वो चीज़ कहेंगे हम उस चीज़ को कि वो वॉल्यूम घेर रहा है। और ऐसे चीज़ को हम लोग कहाँ मेज़र करते हैं? स्पेस में मेज़र करते हैं। इसी को कहते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में। जब आप पेपर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक और एक्सिस चाहिए होगा, यानी कि एक लाइन में तो आप इस तरीके से घेरेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको घेराव अंदर से भी तो चाहिए। अगर अंदर से घेराव नहीं रहेगा तो ये सोचिए कि आप स्पेस में एग्जिस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग जो पर्सनालिटी है, हम लोग की जो पर्सनालिटी है, हम लोग के आसपास की जो पर्सनालिटी है, हम लोग जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं स्पेस को घेरती हैं, वॉल्यूम में घेरती हैं, ना कि एक कोई भी पेपर को छोड़ के वॉल्यूम में घेरती हैं। क्योंकि पेपर तो बेसिकली स्पेस के एक 2D पार्ट को घेर रहा होता है। स्पेस में ही सारी चीज़ें कंटेन है, स्पेस में ही आपका 3 डायमेंशन के अंदर ही 2 डायमेंशन कंटेन है, 2 डायमेंशन के अंदर ही 1 डायमेंशन कंटेन है। आप जान सकते हैं जब 3 डायमेंशन की जगह आप 2 डायमेंशंस को यूज करिए तो आपका वो 2 डायमेंशंस का उस समय शक्ल ले लेगा चीज़ें, और आप उनको सिर्फ ऊपर से देख पाएंगे, यानी कि फ्रंट से देख पाएंगे, एक फ्लैट तरीके से देख पाएंगे। और हम लोग की क्या पर्सनालिटी होती है कि हम लोग की पर्सनालिटी स्पेस में बनी रहती है। हम लोग चीज़ों को एक तरफ से नहीं देखते, हम लोग चीज़ों को थोड़ी उसके घेराव की तरफ से देखते हैं, घेराव के तरीके से देखते हैं। घेराव का सेंस मतलब यही है कि वॉल्यूम में देखते हैं हम लोग, क्योंकि आप अपने आप को एक पेपर के शीट में नहीं देख सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ को पेपर के शीट में नहीं देख सकते सिवाय उस पेपर को छोड़ के। तो ये होता है 3 डायमेंशन का यूज़। यहाँ पे जो फिजिक्स में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में। अब क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ और कैसी क्वांटिटीज़। तो देखिए, जो भी चीज़ें आप आँख से देखते हैं या फिर जो भी चीज़ें आप आँख से नहीं देखते हैं
उन सबको अगर आप मेज़र कर सकते हैं, किन्हीं भी चीज़ों को नेचर में अगर आप मेज़र करते हैं तो वो सारी चीज़ें को आप एक क्वांटिटी में मेज़र करेंगे। कोई क्वांटिटी रहेगी तभी ना मेज़र करेंगे, कोई क्वांटिटी रहेगी नहीं तो मेज़र क्या करेंगे आप। तो जिस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हैं उसको आप उसके यूनिट से कितना मतलब मेज़र करेंगे, तो ये भी तो बात है कि कितना मेज़र करेंगे। आपके पास तो एक स्केल होना चाहिए ना किसी चीज़ का, कि अगर आप वज़न मेज़र कर रहे हैं तो बोलेंगे ना कि इतना ग्राम मेज़र कर रहे हैं या फिर इतना किलोग्राम मेज़र कर रहे हैं। तो किसी भी क्वांटिटीज़ को जिस चीज़ में भी आप मेज़र कर रहे हैं वो चीज़ का क्या किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, यानी कि उस वो क्वांटिटी जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो ये जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उन चीज़ों को अगर आप डायमेंशंस के रूप में यानी कि उनके यूनिट्स के अनुसार उसका क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है उसको अगर आप ऑन कॉपी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं डायमेंशन। ऑन कॉपी स्टडी करना, ना कि आप किसी चीज़ को 3 डायमेंशन में स्टडी करेंगे, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। यहाँ पे हम लोग ऑन कॉपी स्टडी करेंगे। ऑन कॉपी को ये कह सकते हैं कि 2 डायमेंशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जब हम लोग चीज़ें लिखते हैं तो 2 डायमेंशन एक तरीके का पेपर ही हो गया। कॉपी में अगर आप पेज पे लिखते हैं तो वो 2 डायमेंशन पे ही चल रहा होता है, ना कि 3 डायमेंशन पे, नहीं तो वो बाहर निकला होता, उसका वॉल्यूम निकला होता, यानी कि कुछ बाहर की तरफ निकला होता, ऐसा लगता। तो डायमेंशन का मतलब होता है ये फिज़िक्स में। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी क्वांटिटीज़ है, फोर्स हो, मास हो, टाइम हो, चार्ज हो, डिस्टेंस हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ है ये सारी क्वांटिटीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और इन सब के यूनिट्स भी होते हैं। उन यूनिट्स को किस तरीके से हम लोग एक डायमेंशन के रूप में लिखेंगे उसी चीज़ को। और ये डायमेंशन के रूप में हम लोग क्यों लिखते हैं, ये इस वजह से लिखते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो चीज़ यानी कि किसी कोई भी इसमें कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसमें से किसी भी चीज़ का अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो उस हिसाब से वो चीज़ उसके जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम इस चीज़ का डायमेंशन देखें तो ये इस चीज़ का डायमेंशन फोर्स के यूनिट के हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे वही आना चाहिए। क्या आएगा वो मैं अभी बताऊँगा कि फ़ोर्स का क्या डायमेंशन होता है, कैसे आएगा। तो ये चीज़ उसी हिसाब से आना चाहिए। क्या आना चाहिए ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो चीज़ आना चाहिए उस हिसाब से। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये भाई जो फोर्स का डायमेंशन है ये इस फोर्स के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये फोर्स का डायमेंशन सही है, यानी कि ये जो फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं ये सही है। बेसिकली हम लोग चीज़ों के ये क्वांटिटीज़ के बारे में डायमेंशंस के ज़रिए ये बता देते हैं। एक बहुत ही आसान चीज़ है, इसके मदद से आप ये भी बता देते हैं कि क्या कोई फार्मूला सही है या गलत है, क्या आप जो फार्मूला लिखे हैं वो सही है या गलत है, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप कभी रिसर्च करते हैं या फिर कभी वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन फ्यूचर अगर आप कुछ डेवलप करते हैं और आप किसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं और आप कोई नया फार्मूला भी बना रहे हैं तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, यानी कि इसका जो हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे वो सही है कि नहीं। तो डायमेंशंस अगर सही आ गया तो आप ये बोलेंगे कि हाँ भाई इसका फार्मूला भी सही है। जैसे कि मान लीजिए इसका जो आंसर आया, मान लीजिए आप इसको निकालें वैल्यू, तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे अगर हम Q1 के जगह चार्ज, एक चार्ज है दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे हम Q1 के जगह मान लेते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एस स्पीड यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड के हिसाब से अगर हम स्पीड को चार्ज में मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो गलत आएगी, फोर्स की वैल्यू तो आएगी नहीं, वो कोई और गलत वैल्यू आएगी। तो यस ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबका डायमेंशन रखेंगे, सबका डायमेंशन रखेंगे, के का इसका 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 डायमेंशन रखेंगे, सबका डायमेंशन रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये फोर्स का जो डायमेंशन हम लोग निकाले हैं उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ये फार्मूला गलत यूज़ हुआ है। इस तरीके से हम लोग फार्मूले के करेक्टनेस को भी डायमेंशंस से हम लोग यूज़ करके निकालते हैं। और तो और हम लोग यहाँ पे ये देखना, अब आपको डायमेंशंस के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डायमेंशंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों की होती हैं जो चीज़ वैरी कर रहे होते हैं, जैसे कि जिनकी अलग अलग वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स की आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग अलग अगर वैल्यूज़ दी रहेंगी तो। इसी तरीके से एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेंथ जो आप मेज़र करेंगे वो अलग अलग हो सकता है। हर एक चीज़ जो आप मेज़र करेंगे
जिसको कि अलग अलग आप मेज़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डायमेंशंस आप उसके निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बोले कि के की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 9 × 10⁻⁹, तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ करिए जिसमें अगर के की वैल्यू आपको रखनी होगी तो आप यही वैल्यू रखेंगे, ये बदली हुई वैल्यू नहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन में आप 9 × 10⁻9 इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे में आप 9 × 10⁻10 इस्तेमाल करिए, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं। तो यानी कि जो चीज़ें बदलती नहीं हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, और कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है तो क्या ऐसे वैल्यूज़ जो कि मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं उनकी भी डायमेंशंस होती हैं कि नहीं होती हैं? तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो क्या इन सब की भी डायमेंशंस होती हैं? नहीं। मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ में साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग की वैल्यू, ये सब की कोई डायमेंशंस नहीं होती। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई साइन की जो एंगल है वो उस एंगल पे वो उतना ही वैल्यू देगा ना, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप साइन थीटा को अर्थ पे मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री पे आपको वैल्यू जो देगा वही वैल्यू आपको मून पे भी 30 डिग्री पे साइन थीटा उतना ही वैल्यू देगा ना। लेकिन फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पे बदल जाएगी। अर्थ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए 10 न्यूटन, तो हो सकता है कि मून पे जो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू लगे वो 4 न्यूटन लगे, 4 न्यूटन मिले, कम मिले। तो इस तरीके से ये वैल्यू बदल गई। और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब की वैल्यूज़ भी आपकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं कि डायमेंशंस होते क्या हैं। टू टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ के करेक्टनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होती है डायमेंशन, उसकी क्या होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है उसमें अगर बोल दें, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे फोर्स में कि फोर्स होती है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे ε0 इसकी डायमेंशंस क्या होती है, इसके डायमेंशन निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? अब ε0 क्या होता है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और क्लियर करूँगा कि ε0 क्या होता है। तो देखिए ये होता है ε0। इसकी जो वैल्यू मैंने बताई थी कि ये वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन के बीच में डैश दिया हुआ है, ऐसा मत समझिएगा कि माइनस है ये। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप बिना डैश दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं डैश दे देता हूँ क्योंकि एक साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, जैसे कोई दो शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हैं साथ साथ, तो हम लोग बीच में साथ के बीच में एक डैश देते हैं साथ साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक तरीके का डैश दे दिया गया, बस और कोई मतलब नहीं है। और इसकी वैल्यू ये होती है, इसको कहते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है परमिशन टू अलाउ अ थिंग। इसका मतलब ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि अगर कोई दो चार्ज है आपके पास इस तरीके से Q1 और Q2, तो क्या इन दो चार्ज के बीच में आप फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह का परमिशन दे सकते हैं?
तो हाँ भाई दे सकते हैं, क्योंकि हम दो चार्ज को अगर एक दूरी पर सेपरेट कर देंगे तो उनके बीच में फ्री स्पेस जो रहेगा, जगह तो रहेगा खाली, तो यानी कि उसका हम लोग परमिशन दे दिए, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। परमिशन टू अलाउ थिंग, अब वो थिंग क्या हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकता है, वो चीज़ क्या हो सकता है, आपका एक सब्सटेंस भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे परमिशन टू अलाउ अ मटेरियल ऑफ बॉक्स, या फिर अ मटेरियल टू परमिशन टू अलाउ अ मटेरियल ऑफ वुडन बॉक्स, इस तरीके से अगर लिख दें तो यहाँ पे हम लोग इसके बीच में एक वुडन बॉक्स भी रख सकते हैं, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स भी रख सकते हैं। यानी कि हम इसके बीच में अगर वुडन बॉक्स रखेंगे तब ये एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉट है, ये वाला जो सर्कल है, ये फ्री स्पेस को बताता है। अगर आप यहाँ पे कुछ रख देंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको फ्री स्पेस में खाली जगह पे उस चीज़ को भरेंगे तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस चीज़ का परमिशन देने के लिए आपको करना पड़ेगा आर, ई आर से मल्टीप्लाई, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं रह जाएगा, अब ये हो जाएगा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि समथिंग, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिलेशन में है, और रिलेशन कभी एक चीज़ से कभी भी एक चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ रिलेशन में है, तो कम से कम दो चीज़ें तो होनी चाहिए रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे समथिंग इज़ इन रिलेशन, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ इन दो चार्जेस के बीच में रिलेशन में है। अब वो चीज़ क्या है, यहाँ पे तो वुडन है, तो इसलिए यहाँ पे ये वुडन रिलेशन में है, इसलिए ई आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो ये इसका मतलब होता है। तो यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे कि फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का अगर हमें एक साथ बोलना पड़ेगा कि ये क्या होता है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं एप्सिलॉन एम, यानी कि ये हो जाएगा आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई एम, इस तरीके से। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या मीडियम बना हुआ है, एक तो फ्री स्पेस का बना हुआ है, दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी वुडन आ गया, तो वो दोनों मिला के बना हुआ है, इसलिए आप इसको ई एम बोलेंगे, एप्सिलॉन यानी कि मीडियम ऑफ परमिटिविटी ये बोलेंगे। या फिर इसको आप लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको एम नहीं लिखना है तो सिर्फ एप्सिलॉन बोल सकते हैं, ये एप्सिलॉन ई। अब यहाँ पे ये जो मैंने लेटर बनाया है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एप्सिलॉन इस तरीके से भी बना रहता है या फिर इस तरीके से भी बना रहता है, दोनों का मतलब एप्सिलॉन होता है। ये देखिए ग्रीक सिंबल है, ये भी है, ये भी ग्रीक सिंबल है। अब दोनों का मतलब देखिए, एप्सिलॉन बहुत लोग ये बनाते हैं, किसी बुक में ये बना रहता है। बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रीक वर्ड में जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ए को इस तरीके से भी लिखते हैं, एक ए को इस तरीके से भी लिखते हैं, तो इसी तरीके से दोनों में एक कोई स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है, इस वजह से आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक को तो ए ही ना बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों को हम लोग एप्सिलॉन ही बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी आप अगर पढ़ रहे किसी चीज़ को तो बोलेंगे ये स्मॉल लेटर ए और ये कैपिटल लेटर ए, ऐसा तो कोई पढ़ता नहीं है, ए ही पढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे इस चीज़ को। ये एप्सिलॉन देखिए ये लिखा हो तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा आप, दोनों का मतलब एक ही होता है, एप्सिलॉन। तो जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये वाली, ये समथिंग इज इन रिलेशन, कोई चीज़ रिलेशन में अगर आ जाता है फ्री स्पेस के, तो वो हो जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी कि उस मीडियम की क्या परमिटिविटी है, इन दोनों के चार्ज के बीच में क्या मीडियम बना हुआ है, ये पूरे मीडियम की परमिटिविटी आपको बता देगा। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है एप्सिलॉन का। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा एप्सिलॉन का, वैसे हम तो लिख दिए यहाँ पे। तो ये एप्सिलॉन का क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से कब आपको रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है, कब आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखना है, कब आपको एप्सिलॉन लिखना है, ये चीज़ें आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई दो चार्ज है, उसके बीच में एक मटेरियल प्लेस्ड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फोर्स का वैल्यू निकालने हो तो साथ में आपको ई आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करना पड़ेगा।
इसको आपको मल्टीप्लाई हाँ देना पड़ेगा। लेकिन आप तो बोलेंगे कि अरे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी चिंता मत करिए। जो भी मीडियम दिया रहेगा, जो भी चीज़ अगर मटेरियल होगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी मेंशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ताकि आप उसका यूज़ करके आंसर निकाल सके। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना वैल्यू दिए आपको बोल देगा कि हाँ भाई कोई चीज़ बीच में है अपना निकालिए। कोई एक चीज़ आपको दिया रहेगा, मतलब अगर 3 चीज़ है, 3 में से अगर आपको 2 दिया रहेगा तभी ना आप तीसरा निकालेंगे। तो कम से कम इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ दिया रहेगा फोर्स का फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एप्सिलॉन का। अब मैं आपको डायमेंशंस बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए, जैसे डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के डायमेंशंस देखते हैं। जैसे मास, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल m से मान लेते हैं ये मास हो गया 10 kg। इसको अगर हम लोग डायमेंशंस के रूप में रिप्रेजेंट करना है, डायमेंशन के तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये हमारा मास है स्मॉल m, तो इसका डायमेंशंस हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल M। इस तरीके से ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। बेसिकली करते क्या है कि जो मास होता है उसके लिए जो लेटर बनाया गया है उसको यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक क्लोज्ड ब्रैकेट टाइप के बॉक्स में उसको घेर देते हैं। ये इसका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है। ताकि अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें पता रहेंगी, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हम लोगों को पता रहेंगे, तो हम लोग इनका इस्तेमाल करके बड़े क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस को इजीली फाइंड कर ले, अगर हमें बड़े क्वांटिटीज़ का डायमेंशन याद ना हो तो मास का ये हो गया। अब टाइम के लिए जो डायमेंशन यूज़ हुआ है उसको कहते हैं कैपिटल टी। और हाँ, ज़्यादातर डायमेंशंस ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर से ही इस्तेमाल हुआ है। बहुत कम ही होगा जो कि स्मॉल लेटर में यूज़ हुआ है, लेकिन जब मोस्टली कैपिटल लेटर में ही डायमेंशन यूज़ होता है। तो मास का ये हो गया, टाइम का ये हो गया, लेंथ। अब यहाँ पे जो मैं m लिख रहा हूँ, t लिख रहा हूँ, तो ये बेसिकली शॉर्ट में है। शॉर्ट में मास को m लिख सकते हैं, स्मॉल m, स्मॉल t टाइम को लिख सकते हैं। ये सब तो आपको नॉलेज में होगा ही। लेंथ को l, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L। इस तरीके से देख, मोस्टली जो डायमेंशंस बेसिक डायमेंशन होते हैं वो यही सब होते हैं। अब करंट का क्या होता है डायमेंशन, करंट जिसको कि हम लोग I से लिखते हैं, I, इसका डायमेंशन होता है करंट का। करंट का डायमेंशन जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आप आई ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिख देता है तो वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली हम लोग जनरल में क्या लेते हैं, इसके फार्मूले से लेते हैं हम लोग। फार्मूले में जो करंट का होता है वैल्यू, जैसे अगर हमें बताना हो कि कितना करंट किसी वायर में जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो एम्पियर से इसका डायमेंशन लिया गया है करंट का। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, इसका यूनिट। तो यहाँ से एम्पियर का ए जो है इसका ये डायमेंशन होता है। टाइम का ये हो गया, करंट का ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कई कई चीज़ें आएंगी जिनका भी अगर आपके डायमेंशंस, जो भी क्वांटिटीज़ आगे अगर नई नई मिलेंगी उसका डायमेंशंस मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, और साथ में हम लोग डायमेंशंस चीज़ों का निकाल लेंगे आसानी से। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ, यानी कि अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ये बोर्ड पे यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस चैप्टर के हिसाब से अगर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग एक आध डायमेंशन और देख लेते हैं। नहीं, देखने का ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा इससे। इतने डायमेंशन से ही आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल जाएगा। और एक चीज़ और आपको नहीं, एक चीज़ और ध्यान रखना ही पड़ेगा, जैसे कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड के फार्मूले से ही अब किसी के अब जैसे ये सब तो अलग अलग चीज़ें, मास का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, टाइम का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, लेंथ का कोई फार्मूला होता नहीं है, करंट का कोई फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल तरीके से देखें तो उसका कोई फार्मूला होता नहीं है। स्पीड का कोई फार्मूला होता है, हाँ होता है। तो जिस चीज़ का फार्मूले से डायमेंशन निकलेगा, जिस चीज़ का डायमेंशन आपको नहीं पता है तो उसका डायमेंशन आप लोग फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायरेक्टली अगर नहीं पता है तो स्पीड का डायमेंशन, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से इसका डायमेंशन निकलेगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस अगर ऊपर है
तो डिस्टेंस का होता है देखिए l और टाइम का होता है ये t। इस तरीके से ये इसका डायमेंशंस निकल जाएगा। लेकिन हम लोग डायमेंशंस याद रखिएगा, हमेशा डायमेंशंस लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि डायमेंशंस को कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि कहने का मतलब डिवीज़न में रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग, या फिर ये कह लीजिए डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर यानी ऊपर का, इसको कहते हैं ऊपर जो चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। बहुत छोटे क्लास में बताया जाता है। तो हमेशा चीज़ों को हम लोग न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करते हैं, खास करके डायमेंशंस को। तो इसको हम लोगों को ऊपर में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। एल ऊपर है ही तो एल को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, टी नीचे है इसको ऊपर ले जाना है। यहाँ टी पे पावर देख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, क्या इसका मतलब है कि इसके पावर 1 है। यानी कि ये अब किसी भी नंबर में पावर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर 2 है, 2 के पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके पावर 1 है। अगर 2 पे पावर 2 लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये पावर ये शो करता है कि कितना टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 के पावर 1 है तो यानी कि ये 1 बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बारी मल्टीप्लाई तो यही 2 ही ना आएगा, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 2 ही ना आएगा, इसलिए ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 को। तो यहाँ पे अगर ये पावर 1 है टी के पावर, तो ये यहाँ पे पावर ये किस में है, प्लस पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, ये देखना है। तो यहाँ पे ये पावर जो है ये पॉजिटिव में है, तो यानी कि अगर ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई चीज़ पॉजिटिव में हो तो वो दूसरे न्यूमरेटर में, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में जाके नेगेटिव बनेगा पावर, और अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ पॉजिटिव में हो तो वो चीज़ न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो दूसरे तरफ जाके वो अपना साइन को बदल देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टी को अगर हमें ऊपर भेजना है तो टी के पावर -1 आएगा, ये हो जाएगा एल टी -1। ये स्पीड का फाइनल डायमेंशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब ये तो स्पीड का डायमेंशन हो गया, अब हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए। तो अगर हमें स्पीड के बाद एक्सेलरेशन जो आता है इसका डायमेंशन निकालना हुआ तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, ये स्पीड अपॉन टाइम। तो हम लोग तो देख चुके हैं कि स्पीड का जो डायमेंशन होता है ये क्या होता है स्पीड का। एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालने के लिए स्पीड का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दीजिए एल टी -1, टी -1। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब ये एल टी के पावर -1 पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, एल टी -1 डायरेक्ट पढ़िए अपॉन टाइम, यहाँ पे पावर 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका डायमेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का, लेकिन इस तरीके से लिखते नहीं है। तो हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, एल टी -1, ये वाले टी को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ये वाला टी ऊपर जाएगा तो फिर -1 यहाँ पे आएगा, लेकिन इस तरीके से दो टी लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब कोई भी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि एल टी इसके बीच में प्लस साइन तो लगा नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि कभी भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है तो उसके पावर जो होते हैं सेम, वो बेस अगर सेम रहता है, यानी कि ये चीज़ नीचे वाला बेस कहते हैं, तो उसके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये -1 और -1 इस तरीके से एल टी -1 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, देखिए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये यहाँ से जो ये एल देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरी चीज़ें आई नहीं थी स्क्रीन पे। तो एक्सेलरेशन का जो होता है वो होता है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का डायमेंशन हमें मिल चुका है, यहाँ एल टी -1 रख दीजिए, और टाइम का हम लोग जानते ही है कि टी होता है, तो टी को हम लोग को ऊपर ले जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से ऊपर जाएगा, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे प्लस बीच में साइन नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है, डिवीज़न नहीं लगा है, तो मान के चलिए कि ये मल्टीप्लाई में ही है। और कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो उनके बेस अगर सेम है, नीचे वाले को बेस कहते हैं ये, तो बेस सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। ये नहीं है कि बीच में प्लस आप लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे तो वो माइनस ही आएगा। ये छोटा कॉन्सेप्ट है बहुत। तो इस तरीके से पावर ऐड हो जाएंगे, -1 एक माइनस जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। नहीं ये नहीं कि -1 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। तो 2 माइनस यानी एक माइनस और एक माइनस, 2 माइनस आपस में मिल गए
तो प्लस नहीं हो जाएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन साइन प्लस का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे Lt-2 ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन का, Lt-2। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये तीन चीज़ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अगर नहीं पता है तो ये लिख के ये लिख सकते हैं, लेकिन यही लिखना है। ये बीच में जो मैंने ये स्टेप बताया है वो बेसिकली ये बताया कि किस तरीके से हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुँचे हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि किस तरीके से हम लोगों को एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन निकालना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन होता क्या है, देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है फार्मूला फोर्स का। यहाँ से हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब स्पीड का डायमेंशन चाहिए होता है तो स्पीड वाला चीज़ एक तरफ लिखा रहता है और बाकी सारे चीज़ें दूसरी तरफ लिखे रहते हैं। यानी कि अगर हम लोग को स्पीड का डायमेंशन चाहिए होता तो यहाँ पे स्पीड के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लेंथ डिस्टेंस तो ले ही लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग करंट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो करंट नहीं हो सकता। और जिस चीज़ का डायमेंशन निकाल रहे हैं आप, वो चीज़ खाली एक साइड होना चाहिए, सिर्फ सिंगल चीज़ होना चाहिए एक साइड। तो हमें अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो 4 पाई और ये सब चीज़ों से जुड़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि डायमेंशंस को हम लोग को अलग करना है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हैं। और ये फोर्स एफ को राइट हैंड साइड भेज सकते हैं। तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजिए तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, इधर आएगा न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे 1/4 पाई यहाँ पे एफ फोर्स को भेज दीजिए इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप लोग डायमेंशंस एप्सिलॉन नॉट का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये बदलेगी ही नहीं। मैंने बता चुका है कि कांस्टेंट चीज़ों का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो अब हम लोग को जानते हैं कि फ़ोर्स क्या होता है, फ़ोर्स की वैल्यू क्या होती है। फ़ोर्स का डायमेंशन अगर हम लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चार्ज का डायमेंशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फार्मूला तो कम से कम थोड़े बहुत पते होने चाहिए। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इससे हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकाल लेते हैं फोर्स का हम लोग यहाँ पे। फोर्स का क्या होता है, मास का हम लोग जानते हैं डायमेंशन होता है m। एक्सेलरेशन का भी हम लोग निकाले हैं Lt-2। Lt-2 इस तरीके से ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि देखिए फोर्स का डायमेंशन हम लोगों को मिल गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। r यानी कि ये डिस्टेंस है, लेंथ का डायमेंशन, इसका डायमेंशन तो हम लोग जानते हैं कि l होता है, ये इसका डायमेंशन भी हम लोग को मिल गया। अब चार्ज का डायमेंशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो चार्ज का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग को मान लेते हैं चार्ज का, देखिए यहाँ पे हम लोग फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालें, फोर्स के फार्मूले से निकालें। तो चार्ज का डायमेंशन भी हम लोगों को चार्ज के फार्मूले से निकालते हैं। QIT चार्ज का फार्मूला होता है QIT, क्विट QIT, Q इज इक्वल टू IT, यहाँ इक्वल टू रहता है। तो चार्ज के डायमेंशन, अरे चार्ज के फॉर्मूले से हम लोग चार्ज का डायमेंशन निकाल लेते हैं। करंट का क्या होता है डायमेंशन, I यानी करंट, Q इज इक्वल टू IT यानी चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन हम जानते हैं एम्पियर होता है A, और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों कैपिटल क्यों लिखिए या स्मॉल क्यों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप चीज़ों को वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये क्यों इस आपका चार्ज है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कितनी आसानी से आप लोग डायमेंशंस को निकाल ले रहे हैं सिर्फ फार्मूले की मदद से। अगर आपको फार्मूला ध्यान हो तो फार्मूला तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, इतना तो छोटा मोटा काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा मोटा काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ऐसा है कि आपको चार्ज का भी डायमेंशन मिल गया। अब सबका डायमेंशन इस साइड मिल गया, कोई बचा नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ सकता है 1/, फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए mLt-2, चार्ज का डायमेंशन रख दीजिए यहाँ पे, एक यहाँ दो चार्ज है तो दो बार डायमेंशन रखना पड़ेगा, A इंटू टी यानी AT अपॉन R², यानी कि ये भी दो टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं L²। अब ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया।
लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ डायमेंशन अगर आप लिखते हैं तो आपको सभी चीज़ों को न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो भैया काम करिए, सभी चीज़ों को न्यूमरेटर में ले जाइए और कहानी ख़त्म करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, चाहे वो न्यूमरेटर वाली चीज़ें हों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे डिनोमिनेटर वाली। तो सभी के पावर्स को आपको एक साथ लिखना है। जैसे m वाला टर्म देखिए कहीं नहीं है, खाली एक है, इसके पावर 1 है तो m ऊपर भेज दीजिए, m के पावर -1 हो जाएगा। अब l को देखिए तो l के यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे एक l और मिल गया, एक पावर, दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव में पावर है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, l के पावर -3। अब यहाँ पे t को देखिए तो यहाँ पे देखिए t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर +2 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे एक t यहाँ पे है, एक t यहाँ पे है, 2 t यहाँ पे है, 2 t ऊपर चला जाएगा तो टोटल t के पावर 4 आ जाएगा। अब MLT हो गया, a बचा है तो a यहाँ पे दोनों पावर है तो डबल हो जाएगा a²। इस तरीके से आपका ये जो डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट का सारे न्यूमरेटर में आके लिखा जाएंगे। और ये आपका डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट का। ये डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई इस एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मास का यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं लेंथ का यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं टाइम का यूज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं चार्ज का यूज़ हो रहा है, यानी कि करंट का यूज़ हो रहा है। करंट है तो चार्ज है। इस तरीके से ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट था। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कैसे डायमेंशंस को हम लोग समझेंगे, कैसे इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इसके आगे अब हम लोग बेसिक जो फाइनल चीज़ें हैं इस डायमेंशंस को कंप्लीट मैंने कर दिया है। अब इसके आगे के लेक्चर में मैं खाली ये बताता जाऊँगा, डायमेंशंस को लिखता जाऊँगा डायरेक्टली सॉल्व करके, आपको बताऊँगा मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो करके आपको डायरेक्ट बताऊँगा। और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ ही चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये तो हम लोग जान गए हैं। लेकिन इसकी कभी कभी क्या होती है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको यहाँ पे समथिंग इज़ इन रिलेशन ये लिख के नहीं आना है, ये तो आपको समझने के लिए लिख के क्या आना है। और किसी के लिए भी कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको किसी का डेफिनेशन भी बनाना नहीं आ रहा हो, फार्मूला याद है तो उससे ही डेफिनेशन आप बना के लिख सकते हैं, आपका नंबर तो मिलेगा, इतना गारंटी देते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी के बाद हम लोग देखेंगे कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे। कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म से हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि न्यूटन्स के लॉ किस तरीके से सेटिस्फाई हो रहे हैं इस फोर्स के कॉलम्स लॉ में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी तो मैं आपके लिए सारे कंटेंट लेके आ ही रहा हूँ, अगर आपने क्लास 9, 10th और 11th नहीं पढ़ा है तो। थैंक यू।